नमस्कार भावी शिक्षकों। स्टडी फॉर टेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा देने में कार्यरत होंगे। आज की यह वीडियो पर्यावरण शिक्षण 2017 के प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। इससे पिछली वीडियोस में हमने 2015 और 16 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की बात करी थी। ठीक है, जो पेपर क्वेश्चंस में आए हुए थे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस 2015 और 16 दोनों पेपरों से रिपीटेड 2017 में पूछे गए हैं और आपको पता चल सकेगा कि यूपी टेट का जो पेपर है वो रिपीटेड क्वेश्चंस का समावेश होता है एक तरीके से। ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीटेड मैंने देखे हैं। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं आपसे भी कहूंगा कि प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर पढ़ करके जाएं। पेपर में पेपर की जो डेट है वो आपको पता चल चुकी होगी, आपका शहर भी आपको पता चल चुका होगा। आपको वहां बस जाना है और पेपर एग्जीक्यूट करना है। लेकिन सिर्फ एग्जीक्यूशन से काम नहीं चलेगा, हमें बेस्ट तरीके से एग्जीक्यूट करना है जिससे पेपर हमारा क्लियर हो सके, हम उसमें क्वालिफाई हो सके। ठीक है, तो चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो कौन सा है। 2017 का पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 20 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949 को या 13 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को जब अपनाया था तो वो डेट थी बेटा 24 जनवरी 1950 को। आप सभी को पता होगा राष्ट्रीय गान के जो प्रणेता हैं, जो लेखक हैं, किन्होंने लिखा था बेटा, तो आप सभी जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था बेटा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने कब लिखा था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। और सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को, ठीक है, भारतीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था। ठीक है, सबसे पहले कहाँ गाया गया था बेटा? भारतीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। ठीक है, लेखक इसके हैं रविंद्रनाथ टैगोर और संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। बात समझ में आ गई है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे लगता है 2017 के बाद काफी रिपीटेड हुआ था। तो पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है बेटा? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या अजमेर? ठीक है, तो पुष्कर मेला जो है बेटा वो राजस्थान के अजमेर जिले में होता है। ठीक है, राजस्थान के अजमेर जिले में। अजमेर से, ध्यान से देखिएगा बेटा, अजमेर से 11 किलोमीटर दूर हमारा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पुष्कर है। ठीक है बेटा, पुष्कर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है हमारा, अजमेर से 11 किलोमीटर दूर है पुष्कर। ठीक है, और पुष्कर पे कौन सा मंदिर है बेटा? ब्रह्मा जी का है। किसका है? ब्रह्मा जी का मंदिर है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है जिसको हम पुष्कर मेले के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई? तो पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है बेटा? राजस्थान के अजमेर जिले में आयोजित किया जाता है। प्रश्न 3 कहता है निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में कौन सा अधिक हानिकारक है? आपको पता है पराबैंगनी किरणों को, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। ठीक है, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा जो हानिकारक होती है बेटा वो होती है अल्ट्रावायलेट सी। ठीक है, ये दोनों, इसका जो बेटा कितने परसेंट हिस्सा जो है वो 93% के समथिंग अवशोषित कर लेती है और बाकी जो है वो रेज हमारी पृथ्वी पर आती है जो हमारे त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट सी जो है बेटा वो ज्यादा हानिकारक सिद्ध होती है।
प्रश्न 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक नहीं है मतलब क्या कह रहा है कि बाकी 3 अजैविक हैं, एक जैविक है। ठीक है, यही तो मतलब हुआ। अजैविक घटक नहीं है यानी अजैविकों की लिस्ट दे रखी है, उसमें से आपको अजैविक जो नहीं है उसको फाइंड आउट करना है। पहला है प्रोटीन, मृदा, कवक या फास्फोरस। ठीक है, तो प्रश्न 4 का ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा कवक, क्योंकि प्रोटीन, मृदा और फास्फोरस ये तीनों ही कैसे घटक हैं? अजैविक घटक हैं, लेकिन कवक जो है बेटा वो जैविक घटकों में शामिल किया जाता है। किसमें? जैविक घटकों में। ये करते क्या है बेटा? ये जैविक कवक सॉरी कवक जो हैं प्रायः उत्पादक या फिर उपभोक्ताओं। एक क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर आपको पेपर में देखने को मिलेगा, इसलिए आप पिरामिड्स अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। ठीक है, प्रायः उत्पादक या उपभोक्ताओं की मृत्यु के पश्चात मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं। अपघटन करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये है कवक के बारे में। ये जो क्लाउड के अंदर है, ये कवक क्या करता है? प्रायः उत्पादक या उपभोक्ताओं की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करता है कवक। ठीक है, इसलिए कवक जो है वो जैविक घटकों में शामिल किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, गिर शेर परियोजना फिर से आ गया। गिर शेर परियोजना पिछले 2015 में भी पूछा गया था, 16 में भी आया था और 17 में भी देखने को मिल रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, गिर शेर परियोजना गुजरात में अवस्थित है। ठीक है, चलिए WWF से आशय है। देखिए, मैंने जब आपको ये वाला क्वेश्चन बताया था तो इसमें ही आपको मैंने इसका भी फुल फॉर्म बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फुल फॉर्म पूछ भी लिया। तो WWF से आशय क्या है बेटा? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है। हाँ, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 6 का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, गंगा नदी निकलती है। देखिए पेपर आप अगर आप तैयारी कर चुके हैं, आपको लगता है कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने हिसाब से आंसर करते चलिए और देखिए कि आपके कितने आंसर्स सही हो रहे हैं और अपनी तैयारी का लेवल आप खुद जांच करिए। ठीक है, चलिए, गंगा नदी निकलती है अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या फिर मिलाप ग्लेशियर से। ठीक है, तो गंगा नदी का बेटा जो उद्गम स्थान है, ठीक, वो होता है गंगोत्री ग्लेशियर से। कहां से गंगा निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, अब गंगोत्री में बेटा इसको जो नाम दिया जाता है वो कहते हैं भागीरथी। क्या बोलते हैं? भागीरथी। ये डायरेक्ट गंगा के नाम से नहीं निकलती है, जब गंगोत्री से निकलती है तो इसका नाम क्या रहता है बेटा? भागीरथी निकलता है। और भागीरथी जब सॉरी देव प्रयाग से निकलती है अलकनंदा। अलकनंदा। ठीक है, देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं, ठीक है, भागीरथी मिलती हैं, तब जो इनकी संयुक्त धारा होती है बेटा, इनकी संयुक्त धारा को ही हम क्या बोलते हैं? संयुक्त धारा को हम गंगा नाम देते हैं। ठीक है, तब ये गंगा कहलाती है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकली भागीरथी और देवप्रयाग में जब अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलती हैं, तब उनकी संयुक्त धारा को गंगा नाम दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो प्रश्न 7 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर। प्रश्न 8 देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ठीक है, संबंधित है। इसके लिए आपको मैंने सुना भी, मुझे लगता है आपने ये वर्ड सुना भी होगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। सुना है ना? हाँ, तो जो प्रदूषण के मापन से संबंधित एजेंसी है वो यही है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, तो प्रश्न 8 का ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कोटोपैक्सी नामक एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहां पर स्थित है? ठीक है, कोटोपैक्सी।
कोटोपेक्सी बेटा, अगर हम बात करें जागृत ज्वालामुखी, यह विश्व के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी में गिना जाता है। ठीक है, विश्व के सबसे ऊंचे, विश्व के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी में इसका नाम है। ठीक है बेटा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है ये, कौन सा? कोटोपेक्सी, जो कि कहां पर स्थित है बेटा? एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। कहां पर? दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के इक्वेडोर, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका के इक्वेडोर के एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है कोटोपेक्सी। फिर से देखिए एक बार, दक्षिणी अमेरिका के इक्वेडोर के एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है कोटोपेक्सी, जो कि पर्वत मतलब कोटोपेक्सी जो है वो सबसे ऊंची ज्वालामुखियों में इसका नाम आता है, और मुझे लगता है सबसे ऊपर ही है, सबसे टॉप पर है ये। ठीक है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखिएगा, इसके कई सारे नाम हैं। सबसे पहले, जो सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदियों में नाम जिसका लिया जाता है बेटा, वो होता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो नदी। ठीक है, तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो नदी। और अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है बेटा? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है? दिहांग। ठीक है, किस नाम से जानी जाती है बेटा? दिहांग। असम में किस नाम से जानी जाती है? असम में, जो इसका नेम है एक्चुअल, जिस नाम से आप भी जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में, बांग्लादेश में इसको बोलते हैं जमुना। ठीक है, और टोटल लेंथ इसकी कितनी है? टोटल लंबाई की अगर बात करें तो ये 2900 किलोमीटर लंबी है नदी। ठीक है, 2900 किलोमीटर लंबी नदी है। तो ये आपको सारे नाम याद रखने हैं, जो कि आपके पेपर के लेवल के लिए मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, प्रश्न 11 कहता है कि घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में, घास भूमि में पूछ रहा है बेटा, ठीक है, सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। देखो, इसको एलिमिनेट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, कि सबसे उच्च पूछ रहा है तो उच्च मांसाहारी ही होंगे। ठीक है, सबसे उच्च क्या होंगे? मांसाहारी होंगे। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है याद करने में, ठीक है, विस्मृति सी छा रही है, तो आप एक बार वो बना लीजिए, इसका टिड्डा हो गया, टिड्डे को खाया मेंढक ने, मेंढक को सर्प ने, और सर्प को गिद्ध ने। ठीक है, तो ये हो गए उत्पादक, प्रोड्यूसर्स जिनको कहते हैं हम, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये हमारे लास्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो कि मांसाहारी ही होते हैं। बात समझ में आ गई? उच्च श्रेणी यानी ये सबसे टॉप लेवल में आ गए। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से इधर की तरफ बढ़ा, तो टॉप में हमारे मांसाहारी देखने को मिलेंगे। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, कौन सा है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? वायुमंडल के प्रमुख स्तर जो सबसे नजदीक है बेटा पृथ्वी तल के, या कह लो सबसे पहले नंबर पर पड़ता है, ठीक है, तो वो हो जाएगा बेटा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल क्या होता है? यहाँ पर मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं। कैसी? मौसम संबंधी, मौसम संबंधी सारी घटनाएं यही होती हैं। मौसम संबंधी सारी घटनाएं, जैसे कोहरा, ठीक है बेटा, बादल, वर्षा, मेघ गर्जना, ठीक है, ये सारी चीजें यहीं पर देखने को मिलती हैं। आंधी, तूफान, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी मौसम से संबंधित चीजें हैं, वो सारी क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलती हैं। इसीलिए इस मंडल में वायुयान का उड़ना सुरक्षित नहीं माना जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 13 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो आपको पहले यह पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है बेटा,
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुख्य अंग है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुख्य अंग है, जिसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं बेटा? टोटल होते हैं 15 सदस्य। ठीक है, 10 होते हैं अस्थाई और 10 हो गए अस्थाई और 5 होते हैं स्थाई। ठीक है बेटा, 5 कौन कौन से होते हैं? स्थाई होते हैं। और उनके नामों की अगर बात करें तो 5 स्थाई सदस्यों में सबसे पहले अमेरिका, ठीक है, रूस, रूस, ठीक है, फिर आता है ब्रिटेन, फिर क्या आएगा बेटा? फ्रांस, और लास्ट में आता है चीन। ठीक है, लास्ट में क्या आएगा? चीन आएगा। ठीक, समझ में आ गया? देखिए, ये हो गए हमारे 5 स्थायी सदस्यों के नाम। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 14 कहता है बेटा कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो सरिस्का बेटा, सरिस्का की बात अगर हम करें तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये कुछ ऑथेंटिक स्टैटिक चीजें हैं जो आपको एज इट इज याद करके बस टिक कर देनी है। तो सरिस्का बेटा कहाँ पर है? राजस्थान में। राजस्थान में इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1958 में इसे जीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। वन्य जीव अभयारण्य के रूप में इसको घोषित किया गया था। लेकिन जब टाइगर योजना आई तो टाइगर योजना में इसको कब शामिल किया गया था? 1979 के रूप, ठीक है, 1979 में इसको टाइगर रिजर्व के रूप में, प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में शामिल किया गया था। बात समझ में आ गई? प्रश्न 15 कहता है बेटा पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है, बस पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। उसमें सूर्य प्रकाश की बात करी गई थी, ठीक है, तो इसमें भी पारिस्थितिकी तंत्र का ऊर्जा का मुख्य स्रोत बेटा आज भी सूर्य प्रकाश ही है, जिससे सारी चीजें हमारे धरती पर जीवन जो है सुचारू रूप से चल पाता है, वो सूर्य प्रकाश के कारण ही संभव है। ठीक है, इसको पारिस्थितिकी तंत्र में प्रेरक बल के रूप में बोला जाता है। क्या नाम दिया जाता है बेटा? प्रेरक बल। बात समझ में आ गई? चलिए, तो 15वें का बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। एगमार्क का संबंध है गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से या उत्पादन से। आप सभी जानते हैं बेटा एगमार्क का संबंध किससे होता है? तो गुणवत्ता से संबंधित होता है, पैकेजिंग से संबंधित नहीं होता, ना कि संसाधन से और ना ही उत्पादन से। एगमार्क संबंधित है गुणवत्ता से। बात समझ में आ गई? ठीक है, जो किस पर लगता है बेटा? कृषि और खाद्य उत्पादों पर लगता है। ठीक है, उनकी गुणवत्ता से, उनकी क्वालिटी से संबंधित होता है एगमार्क। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ होता है? तो अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे ये बता पूछ लूं कि आर्सेनिक द्वारा जो बीमारी होती है, आर्सेनिक की अधिकता से जो बीमारी हमको देखने को मिलती है वो कौन सी होती है? तो आर्सेनिक की अधिकता से बेटा ब्लैक फुट होता है। क्या होता है? ब्लैक फुट। अगर कहीं पर आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा है, उसकी अधिकता है, तो कैसी बीमारी देखने को मिलेगी? ब्लैक फुट नामक बीमारी देखने को मिलती है। जल प्रदूषण सबसे ज्यादा अगर बात करें आर्सेनिक द्वारा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे ज्यादा बेटा पश्चिम बंगाल में है। और इसका सबसे पहला केस, जो फर्स्ट केस आया था, वो भी पश्चिम बंगाल से ही आया था। ठीक है, प्रश्न 18 देखिए, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था बेटा? तो 1960 में, 62 में, 72 में या फिर 1975 में। ठीक है, तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में देखने को मिला था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 18 का। 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। प्रश्न 19 देखिए, दूध से दही बनने की प्रक्रिया आप सभी जानते हैं किण्वन की प्रक्रिया कही जाती है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया किण्वन की प्रक्रिया कही जाती है। प्रकाशन संश्लेषण आप जानते हैं पौधों में होता है, आशवन क्रिया भी आप जानते हैं, स्टेरिलाइजेशन भी आप जानते हैं। ठीक है, लेकिन किण्वन जो है बेटा वो दूध से दही बनने की प्रक्रिया को
कहते हैं? किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए या यूएसएसआर? ठीक है, तो संविधान के अगर मौलिक कर्तव्य अगर हमारे देश में जो लिए गए हैं बेटा, वो लिए गए हैं, जर्मनी से नहीं लिए हैं, यूनाइटेड किंगडम से नहीं लिए हैं, यूएसए से भी नहीं लिए हैं, ठीक है, यूएसएसआर से लिए हैं। किससे लिए हैं? यूएसएसआर। यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? यूनियन सोवियत, ठीक है, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ठीक है। हम यूएसएसआर से हमारे मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, ठीक है। इसको अनुच्छेद सॉरी संविधान के संविधान के भाग, नॉट येट मैन, संविधान के भाग 4 के क में, ठीक है बेटा, संविधान के भाग 4 क में, और अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 51 का, में इसको रखा गया है, ठीक है। और टोटल कितने मौलिक कर्तव्य है हमारे पास? 11 मौलिक कर्तव्य हैं, याद रखिएगा, 11 मौलिक कर्तव्य, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ध्रुव तारा किसको कहा जाता है? उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को या पश्चिमी तारे को? देखिए ध्रुव तारे को लेकर के एक बहुत ही फेमस चीज है कि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर की ओर चमकता रहता है, हमेशा उसकी हमेशा की पोजीशन कहाँ की रहती है? उत्तर की ओर रहती है, तो उत्तरी तारे को हम ध्रुव तारा कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। बात समझ में आ गई है? जो तारा हमेशा उत्तर की दिशा में चमके वह ध्रुव तारा होता है। ये क्या है बेटा, आपको पता है? यह ध्रुव मत्स्य तारा समूह का भाग है, ठीक है, तारा समूह का भाग है। ध्रुव तारा जो है वो ये ध्रुव क्या है? मत्स्य तारा समूह का एक भाग है, ठीक है। चलिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, मुझे लगता है ये आप आंख बंद करके लगा देंगे, ठीक है, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अभी तक भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व है बेटा? 49 टाइगर रिजर्व हैं। कितने हैं? 49 टाइगर रिजर्व देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूलों की घाटी अब स्थित है। तो फूलों की घाटी बेटा आपको पता है, फूलों की घाटी वही होगी जहां पर दृश्य सबसे सुंदर होंगे, ठीक है। तो हालांकि सभी में दृश्य सबसे ज्यादा सुंदर हैं, लेकिन जो फूलों की घाटी जो देखने को मिलती है बेटा वो उत्तराखंड में देखने को मिलती है, ठीक है। उत्तराखंड में भी कहाँ? चमोली जिले में। कहाँ पर बेटा? चमोली जिले में, उत्तराखंड के चमोली जिले में फूलों की घाटी अवस्थित है, ठीक है। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? ये क्वेश्चन तो थर्ड फोर्थ क्लास का है, मुझे लगता है सभी बच्चों को पता होगा, 206, ठीक है, 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। 206 हड्डियां होती हैं एक वयस्क मानव के शरीर में, और एक नवजात बच्चे की अगर हम हड्डियों की बात करें, क्योंकि हम लोग यूपी टेट पढ़ रहे हैं तो हमें बच्चों के बारे में जरूर पता होना चाहिए, तो लगभग 300 हड्डियां होती हैं नवजात बच्चों में, ठीक है बेटा, कितनी? लगभग 300। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है बेटा? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एम्स्टर्डम में, ठीक है। एम्स्टर्डम में 1900 इसकी स्थापना कब की गई थी? 1971 में की गई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? एम्स्टर्डम में, ठीक है। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 25 मूव करें। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डैश का ऑक्सीकरण एवं डैश का अपचयन होता है। किसका ऑक्सीकरण और किसका अपचयन होता है, ये जानने के लिए हम देखते हैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण की अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना भाग में स्टार्ट होती है।
इस अभिक्रिया में जल के अणुओं का प्रकाशीय अपघटन होता है तथा हाइड्रोजन आयन प्राप्त होते हैं। ठीक है, देखिए जल को ऊर्जा के साथ जब हमने क्या किया, अपघटन किया, तो हाइड्रोजन के मौलिक अणु जो हैं वो अलग हो जाते हैं, हाइड्रोजन आयन प्राप्त होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। ठीक है, तो जल का क्या हो गया बेटा, ऑक्सीकरण हो गया, है कि नहीं। प्रकाश अभिक्रिया में उत्पन्न अणुओं की संचित ऊर्जा का उपयोग क्रिया के अगले चरण में होता है। अप्रकाशिक अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O से ग्लूकोज के संश्लेषण में देखने को मिलता है। साथ ही इस प्रक्रिया में अवमुक्त हाइड्रोजन आयन, निकोटीन एमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट यानी NADP का अणु का अपचयन होता है। ठीक है, जल का क्या हो गया, ऑक्सीकरण, और NADP का अपचयन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा, ऑक्सीकरण किसका हुआ, जल का, यानी H2O का। H2O है कहीं पर, हाँ, ये रहा जल। फिर ऑक्सीकरण और अपचयन किसका हमने बताया था, NADP का। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात समझ में आ गई, हमने इसको एक्सप्लेनेशन के साथ समझा है। ये इसकी रासायनिक अभिक्रिया है, आप चाहें तो याद कर लें और चाहें तो अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, मुझे लगता है आपको पहले से भी पता होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जल और NADP। अगला देखिए, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, नहीं पूछा है, यानी तीन चीजें सत्य लिखी हैं। यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह एक ऊष्मीयमान का है, यह नीले ज्वाला से जलने वाला है, यह मीथेन उत्सर्जित करता है। क्वेश्चन नंबर 27 है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन से इसको भी समझ लेते हैं, देख लीजिए। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। यह एक प्राकृतिक गैस है। यह मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन हाइड्रोकार्बनों का एक मिश्रण होता है। इन्हीं हाइड्रोकार्बनों गैसों का द्रवीभूत करके सिलेंडरों में भरकर घरों में रसोई गैस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह एक स्वच्छ ईंधन है, मानी पहला सेंटेंस जो है वो सही है ना, लिखा है ना यहाँ पे, ये एक स्वच्छ ईंधन है, तो पहला तो सही है। जो गंध रहित होता है, अतः इसके रिसाव का पता लगाने के लिए एथिल मैरकेप्टन यानी C2H5SH नामक पदार्थ मिला दिया जाता है, जिससे इसके रिसाव का पता चल सके। एलपीजी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान का होता है। ठीक है, 55,000 किलोग्राम किलो जूल मतलब रखती है अपने पास। तो इसका दूसरा यानी उच्च ऊष्मीय मान भी है, तो यानी ये भी सही है और ये भी सही हो गया। नीले ज्वाला से जलता है, ये आपने घर में भी देखा होगा अपने, है ना, ब्यूटेन की वजह से। तो ऑप्शन डी जो है बेटा, यह मेथेन उत्सर्जित करने वाला है। तो ऐसा कुछ भी इसमें नहीं लिखा है, यह नीले ज्वाला के साथ जलता है, यह भी लिखा है, और यह सबसे गर्म भाग होता है। समझ में आ गया, तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही हो जाएगा। किस मामले में, क्योंकि ये इन तीनों को फॉलो नहीं करता, यानी ये तीन क्वालिटीज हैं एलपीजी की, बट ये नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है किसकी, अरस्तु की, चार्ल्स डार्विन की, मेंडेल की, या फिर रॉबर्ट हुक की। ठीक है, तो एक बुक लिखी गई थी बेटा, द ओरिजिन, आपने पढ़ रखी होगी 9th 10th में, है ना, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, पढ़ रखी है ना, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी है बेटा, चार्ल्स डार्विन की है, पढ़ रखी है ना आपने, हाँ, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मकर रेखा है नॉर्थ साउथ साउथ 23.5 डिग्री। चलिए देखिए मैं बताता हूं आपको, उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश किसके लिए प्रयोग करते हैं बेटा, कर्क रेखा के लिए। किसके लिए, कर्क रेखा के लिए। और वही दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश किसके लिए यूज करते हैं बेटा हम, मकर रेखा के लिए। ठीक है, तो 23.5 डिग्री दक्षिण, है ना, दक्षिण मतलब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ 23 डिग्री साउथ यानी 29 का ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है बेटा, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय बेटा हेग में स्थित है, जो कि नीदरलैंड में है। कहाँ पर है, नीदरलैंड में है।
इसकी स्थापना कब की गई थी बेटा? इसकी स्थापना की गई थी 3 अप्रैल 1946 को। ठीक है, बात समझ में आ गया? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय संविधि में कितने अनुच्छेद हैं बेटा? 5 अध्याय हैं, 5 अध्याय हैं और 70 अनुच्छेद हैं। 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद देखने को मिलते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के संविधि में। ठीक है, चलिए, तो ये रहे हमारे आज के 30 क्वेश्चंस जो 2017 से रिलेटेड थे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल लगा होगा। और अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियोस आपको ज्यादा से ज्यादा जल्दी मिल सके और आप अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा देने में एक कदम और आगे बढ़ सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।